हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। चलिए ठीक है, काफी लोग जुड़ गए हैं आज, कुछ नए नए लोग भी जुड़े हैं शायद से आज। चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे विदाउट डिले। चलिए थोड़ा सा और 2 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे, कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो। ऐसे ही रहने दीजिए, वहां से एडमिट करते हैं। ये किसी के यहाँ पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, वो म्यूट कर ले। हाँ ठीक है। कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ से। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें हम सेक्शन 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके थे। तो सेक्शन 4 में किसी ने कल मुझसे कुछ पूछा था, बाद में क्या पूछा था? मैं पूछा था 4 में पूछा था। मोबाइल देना। सेक्शन 4 में ऑफिशियल जो नोटिफाइड गजट है, ये समझ में नहीं आया था किसी को। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया था भाई? इतना इजी है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यंग पर्सन में क्या कहा गया था? सेक्शन 4 में कहा गया था पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशन फॉरफिटेड। अब हानिकर प्रकाशनों को संप्रहत घोषित करने की सरकार की शक्ति। तो सेक्शन 4 में ये बताया गया था कि जितने भी हार्मफुल पब्लिकेशन होंगे, तो जो गवर्नमेंट होगी रिलेवेंट, कोई किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, वो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके ऑर्डर पास कर सकती है कि जो हार्मफुल पब्लिकेशन है, जहां जहां पे भी वो फैला हुआ है, वो पब्लिकेशन किसी भी एरिया में हो सकता है, वहां से उस पब्लिकेशन को फॉरफिट कर दिया जाए गवर्नमेंट के पास। मतलब उसको वहां से सीज किया जाए और सीज करके गवर्नमेंट के पास उसको जमा करवा दिया जाए। एक सिंपल लैंग्वेज में फॉरफिचर का मतलब क्या होता है? जमा करवा देना। मतलब आप गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट करा दीजिए जो भी मटेरियल आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो अब ये शायद से कंफ्यूजन ये हो रहा था कि ऑफिशियल गजट में क्यों। तो क्या होता है कि जब कोई एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करना है, लेकिन वो ऑर्डर ऐसा पास करना है कि वो पूरे ओवरऑल इंडिया पे प्रिवेल होना है, तो फिर उसको वो अपना ऑर्डर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही जारी करना पड़ेगा। और वैसे भी नॉर्मली भी गवर्नमेंट कभी भी कोई ऑर्डर पास करती है तो हमेशा उसके लिए ऑफिशियल गजट में ही वो प्रकाशन करती है उसका, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी चीज होती है, ठीक है। तो आई थिंक किसी को अगर कोई डाउट हो इसमें सेक्शन 4 में, तो फिर से समझना है क्या? आवाज आ रही है सबको? मनीषा आवाज आ रही है? प्रियल? ओके। सेक्शन 4 फिर से समझनी है? आ गया मैम, समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिमांशु, आपको आ गया समझ में? यस मैम।
ओके चलिए सेक्शन 5 ऑफ यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट क्या बोल रही है? सेक्शन 5 बोल रही है संप्रहरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। क्या नहीं, ये जिसके यहाँ से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है प्लीज म्यूट कर ले अपना। ये लीजिए, ये स्क्रीन पे आ गया होगा, आप सभी को दिखने लगा स्क्रीन पर। शो हो रही है स्क्रीन? अरे भाई कोई यस और नो तो बोलते जाओ। यस मैम। ठीक है चलिए, ये रही आपकी सेक्शन 5। ये देखिए, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन aggrieved by an order of forfeiture passed by the state government under section 4 may within 60 days of the date of such order apply to the high court to set aside such order, and upon such application the high court may pass such order as it deems fit। ठीक है, तो सेक्शन 4 में जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, फॉरफीचर का आदेश निकाला था। अब सपोज करिए भाई गवर्नमेंट को ऐसा लगा, गवर्नमेंट ने किससे ओपिनियन किससे लिया था सेक्शन 4 में, किससे ओपिनियन करके ऑर्डर पास कर रही है? लीगल ऑफिसर, प्रधान अधिकारी है ना, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, या तो वो एडवोकेट जनरल की पोस्ट या किसी अदर पोस्ट के नेम से हो सकता है। ठीक है ना, तो जब ऐसा आदेश निकाला गया तो हो सकता है कि भाई उनको जब वो देखने गए कि कोई पब्लिकेशन जो उनको समझ में आ रहा है कि हार्मफुल पब्लिकेशन था, लेकिन एक्चुअली में वो हार्मफुल पब्लिकेशन नहीं था। हो सकता है कि उसका कवर पेज ऐसा हो कि कवर पेज को देखकर उनको ऐसा लगा हो, या अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें ऐसा हो, लेकिन होली जब वो ओवरऑल उसका व्यू लिया गया तब जो एग्रीव्ड पार्टी है तब वो अपना पक्ष रखेगी कि सर ये जो हमारा पब्लिकेशन है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फॉरफिट करने का आदेश दिया था, तो अब उसको ये जो आदेश है स्टेट गवर्नमेंट का सेट असाइड करवाना है, हटाना है, तो वो कहाँ जाएगा अप्लाई करने? वो जाएगा हाई कोर्ट में। ये बताती है सेक्शन 5 कि जो सेक्शन 4 में फॉरफीचर का आदेश गवर्नमेंट ने निकाला है तो एग्रीव्ड पार्टी कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। क्या करने के लिए जाएगी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म देखिए क्या लिखा है, सेट असाइड करने के लिए जाएगी। हेडिंग में अपील वर्ड यूज है, लेकिन एक्चुअली में वो अपील नहीं कर रहे हैं, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट में जा रहे हैं। कितने दिन के अंदर? ये इंपॉर्टेंट है, तो विद इन 60 डेज। ये देखिए विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर की तारीख से 60 दिन के अंदर, एक बार हिंदी में भी पढ़ दे, हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं हो। धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए संप्रहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को अपास्त कराने के लिए आवेदन ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में कर सकेगा, और उच्च न्यायालय ऐसे आवेदन पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझता है। ठीक है, सिंपल। हेडिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे एप्लीकेशन देना है? हाई कोर्ट में। सेकंड क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, है ना, कोई बात नहीं, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, आदेश दिनांक की तारीख से। ठीक है, उसके बाद क्या है?
किस चीज के लिए एप्लीकेशन देना है? सेटिसाइड करने के लिए, अपास्त कराने के लिए। यहाँ से आपके इतने 4-5 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान में रखने वाली बात ये है। तो सेक्शन 3, 4, 5 सब इम्पोर्टेंट है। छोटा सा एक्ट है, 7 सेक्शन है, तो 7 इम्पोर्टेंट है। अब है आपकी सेक्शन 6। सेक्शन 5 क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट? ठीक है, सेक्शन 6 देखते हैं। एक मिनट, हाँ, सेक्शन 6, पावर टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल पब्लिकेशन। अब क्या है? अब हानिकर प्रकाशनों को अभिग्रहित और नष्ट करने की शक्ति। अभी क्या हो रहा था? सेक्शन 4 में संप्रहण हो रहा था, फॉरफीचर हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सीज हो रहा है, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सीज हो रहा है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिग्रहित। अभिग्रहित मतलब सीजर। वहां स्टेट गवर्नमेंट करा रही थी, यहाँ पे अलग अलग लोग करवाएंगे। देखिए अंदर पढ़ते तब समझ में आएगा। सेक्शन 6 पढ़िए। एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर empowered in behalf by the state government may seize any harmful publication। मतलब हमने 2 सेक्शन पढ़ी है। एक तो सेक्शन 3 पढ़ी है जहां पे कोर्ट डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे रही थी, फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ी जहां स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला था कि वो भी क्या करवा रही है? संप्रहण करवा रही है। तो दोनों ही कंडीशंस में, चाहे कोर्ट ऑर्डर दे, चाहे सेक्शन 4 में गवर्नमेंट ऑर्डर दे, पुलिस ऑफिसर करेगा क्या? उस मटेरियल को सीज करेगा। तो ये बात हो रही है अब यहाँ पे सीज की, कि अभिग्रहित करना है तो कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा। तो पहले इन्होंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर। तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता, कोई अदर अधिकारी भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात, एनी अदर ऑफिसर भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया हो, सशक्त कर दिया हो, तो वो क्या कर सकता है? हार्मफुल पब्लिकेशन को सीज कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा कि क्या सिर्फ पुलिस अधिकारी ही सीज करने का पावर रखता है? नहीं, कोई अदर ऑफिसर भी हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर दे, राज्य सरकार जिसे अन्य अधिकारी को अगर सशक्त कर दे तो अन्य अधिकारी भी सीज कर सकता है मटेरियल को। उसके बाद सेकंड देखिए, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे बात आ गई, जब कोर्ट ऑर्डर दे रहा था अंडर सेक्शन 3, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देखो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये मैटर्स कौन देख रहा है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी देखते हैं ये मैटर्स। बात आ गई समझ में? यहाँ से क्लियर हो रही है ना चीजें इस सेक्शन से। तो जेएमएफसी जब ऑथराइज करेगा पुलिस ऑफिसर को, तो वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा? सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है? उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। अब वो सब इंस्पेक्टर से जो ब्लो रैंक का अधिकारी नहीं है उसको ऑर्डर करेगा, तब ऐसा अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्या करेगा? एंटर करेगा और उस जगह को सर्च करेगा। एंटर एंड सर्च एनी प्लेस where any stock or harmful publication may be or may be reasonably suspected to be, and such police officer may seize any publication found in such place if in his opinion it is harmful publication। ठीक है, हिंदी में देखिए सबसेक्शन इसकी, सबसेक्शन 2(6) की, प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे ना होने वाले किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करे और तलाशी ले यह जहां अपहानिकर प्रकाशनों का कोई स्टॉक हो या उसके होने या युक्तियुक्त संदेह हो, और ऐसे पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में पाए गए किसी प्रकाशन को अभिग्रहित कर सकेगा यदि उसकी राय में वह अपहानिकर प्रकाशन हो। ठीक है, पहले हम एक बार पूरी सेक्शन रीड करेंगे, फिर मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। सबसेक्शन 3 देखिए इसकी, एनी पब्लिकेशन सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be produced
as soon as may be before a magistrate of the first class, and any publication seized under subsection 2 shall be produced as soon as may be before the court which issues the warrant. हिंदी में देखिए एक बार, उपधारा 1 के अधीन अभिग्रहित कोई प्रकाशन यथा शक्य शीघ्र किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और उपधारा 2 के अधीन अभिग्रहित कोई प्रकाशन यथाशक्ति शीघ्र उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था पेश किया जाएगा। यहाँ पर हमने अभी 2 सबसेक्शन पढ़ी है। ऊपर वाली में बात हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य अधिकारी को, तो जहां भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था, तो ये जो पुलिस अधिकारी जब मटेरियल सीज करेगा तब भी ये किसके पास ले जाएगा वो मटेरियल? देखिए सबसेक्शन 3 में कहा है बिफोर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी के पास। तो भले ही ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी फॉरफीचर करने का, लेकिन वो मटेरियल सीज होने के बाद जाएगा कहाँ? जेएमएफसी के पास, ठीक है। और सबसेक्शन 2 में जहां जेएमएफसी खुद वारंट इशू कर रहा है कि आप हार्मफुल पब्लिकेशन को सीज करके लाइए, तब फिर जिस कोर्ट ने किया है उस कोर्ट के पास जाएगा। मतलब सबसेक्शन 2 में पर्टिकुलर जिस जेएमएफसी ने ऑर्डर पास किया है सीज करने का, तो फिर उसी के पास मटेरियल को क्या करवा दिया जाएगा? सीज करवा दिया जाएगा, मतलब जमा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है सबसेक्शन 4, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट such publication is harmful publication, the magistrate or court may cause it to be destroyed. Important, ये बहुत important है। But कहाँ गया? Magistrate or court may cause it to be destroyed, but if in the opinion of the magistrate or court such publication is not a harmful publication, the magistrate or court shall dispose of it in the manner provided in section 457, 458 और 459 ऑफ द क्रिमिनल कोड 1973। इसमें पुराने कोड की सेक्शंस दी गई है, तो ये चेंज हो जाएगी। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ चेंज कर लीजिए। ये आपको देखिए सबसेक्शन 4 में दिख रहा होगा, मार्क करती हूँ, ये अंडरलाइन की मैंने। इसकी जगह आपको क्या लिखनी है? इसकी जगह आपको लिखना है सेक्शन 457, 458, 459 ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। हम कौन सा कोड पढ़ते हैं अभी? सीआरपीसी 1973 पढ़ते हैं ना। तो अब 1973 की सेक्शन 457, 458 और 459 के अकॉर्डिंग चलेगा ये, ठीक है, लिख लीजिए वहां पर। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं सबसेक्शन 4 में कि यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में ऐसा प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे नष्ट कर सकेगा, किंतु यदि उसकी राय में ऐसा प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन नहीं है तो क्या करेंगे? तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसका व्ययन सीआरपीसी की धारा 457, 458 और 459 में उपबंधित रीति से करेगा। मतलब ऑर्डर तो पास कर दिया था सीज का, तो जब सीज ऑर्डर पास कर दिया था और हार्मफुल पब्लिकेशन लाया गया सीज करके कोर्ट के पास, तो पहला ऑप्शन तो क्या है कि अगर हार्मफुल पब्लिकेशन है कोर्ट की राय में तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी कोर्ट। तो डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर यहाँ पे भी कौन दे रहा है? कोर्ट। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हार्मफुल पब्लिकेशन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर कौन देगी, तो सिर्फ कोर्ट देगी। हमने सबसेक्शन सेक्शन 3 में भी पढ़ा था यही सेम, वहां पे भी कोर्ट ही आदेश दे रही है डिस्ट्रक्शन का, और यहाँ सबसेक्शन 6 की सबसेक्शन 4 में भी आदेश कौन दे रहा है डिस्ट्रक्शन का? कोर्ट दे रही है, ठीक है। तो चाहे सेक्शन 6 में पूछ ले वो या सेक्शन 3 में पूछ ले, डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर सिर्फ कौन दे रही है? कोर्ट, न्यायालय दे रही है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद अब अगर न्यायालय के पास जब मटेरियल सीज करके लाया गया, अधिकारी को तो ऑर्डर भेज दिया था कि आप सीज करो हार्मफुल पब्लिकेशन को, अधिकारी सीज करके ले आया, कोर्ट में उसने सबमिट कर दिया। लेकिन जब कोर्ट ने उसका निरीक्षण किया, कोर्ट को लगा कि अरे यार ये तो इनकी कोर्ट की राय में मतलब वो हार्मफुल पब्लिकेशन नहीं है, तब क्या करेगी?
तो अगर हार्मफुल पब्लिकेशन है तब तो डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे रही है, और हार्मफुल पब्लिकेशन नहीं है तब सीआरपीसी की सेक्शन 457, 458 और 459 के अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज किया जाएगा, बयान किया जाएगा उसका। ठीक है, ये हो गई आपकी सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहले हेडिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हार्मफुल यंग पर्सन में हार्मफुल पब्लिकेशन को सीज और डिस्ट्रॉय करने का पावर कौन सी धारा में है? धारा 6। पहला क्वेश्चन फ्रेम होगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सीज करने का अधिकार किसे है? 4 ऑप्शन बता देंगे, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या कैसा। तो अब आपको ऑप्शन टिक करना है अकॉर्डिंग टू माइक्रोफोन फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। जैसे अगर उसने सीधा सीधा पूछ लिया कि अंडर सेक्शन 6 हार्मफुल पब्लिकेशन को सीज करने का अधिकार किसे है, तो वो ऑप्शन ही आपको ऐसा देगा, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ऑल ऑफ एबव। तो अब इस क्वेश्चन और ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आंसर सही फिट बैठ रहा है ऑल ऑफ द एबव, तब आपको लगाना है ऑल ऑफ द एबव। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछे कि यदि जेएमएफसी ने वारंट इशू करके सीज करने का ऑर्डर दिया है तब सीज करने का पावर किसे है, फिर वो ये 3 ऑप्शन दे, देन द राइट आंसर इज पुलिस ऑफिसर नॉट सब बिलो द रैंक इंस्पेक्टर। ऑफ सब इंस्पेक्टर। क्लियर है? क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे आते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम ऑप्शन तो उन्होंने तीनों ऐसे दिए थे कि वो तो तीनों सही थे, क्या टिक लगाते। तो बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन कैसा पूछे। अगर उसने स्पेसिफिकली जेएमएफसी का बोल करके पूछा है कि जेएमएफसी ने ऑर्डर वारंट द्वारा इशू किया है, तब फिर आंसर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। और ज्यादा चांसेस सब सेक्शन 2 से ही है आने के, जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो ज्यादा चांसेस यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जब जेएमएफसी वारंट इशू करेगा तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो इस सेक्शन से इतने ही बनेंगे। और तीसरा बनेगा डिस्ट्रक्शन वाला कि हार्मफुल पब्लिकेशन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 और 3 में कौन दे रहा है? कोर्ट दे रही है। ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, अब है आपकी लास्ट सेक्शन, सेक्शन 7। ठीक है, offenses under this act to be cognizable। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञेय होना। अपने आप में हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा हेडिंग से क्वेश्चन आया था जो 2016 का एडीपीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें आया था कि हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो कैसे हैं, तो वो कैसे हैं? कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पे 1898 की जगह जहां जहां पे भी है हमें क्या लगा लेना है? 1973, क्योंकि अब हम 1973 सीआरपीसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं, कौन बताएगा? सीआरपीसी किसने पढ़ी है? जो मैम डेफिनेशन फर्स्ट क्लॉज शेड्यूल में दिए सीआरपीसी का गए किसने हैं पढ़ा ऐसे है? ऑफेंसेस, प्रखर जो जैन, ऑफेंसेस आप बताएंगे? यस मैम, जो ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं सीआरपीसी के, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें मैम पुलिस इन सॉरी, जिसमें पुलिस in बिना which वारंट police की can गिरफ्तार arrest कर without सकती है। warrant. हिमांशु, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ऐसे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल सुधीर ऑफेंसेस होते हैं। बताओ। When the offense in which police can माइक arrest ऑन without करो, पहले warrant. ऑडियो ऑन करो, ऑडियो। Hello, audience. शैलेंद्र आप बताओ, Hello. हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों की? हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, क्या हुआ? हेलो
ठीक है, अब बोलो शैलेंद्र, अब बोलो। मैम जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। प्रखर, आवाज आ रही है आपको? मैम यस मैम, आ रही है। हेलो 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 आप लोग अपने अपने ऑप्शन पे जाकर के अनम्यूट कीजिए। मैम, अनम्यूट है मेरा तो। हेलो, अब बताइए मनीषा, बताओ तो जरा, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? हेलो। शेड्यूल में ऑफेंसेस से डिस्क्राइब है। एक एक करके, एक मिनट। हाँ चलो, पहले बताओ हिमांशु। जो ऑफेंसेस शेड्यूल में डिस्क्राइब है और अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट इसमें वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। मनीषा। In which police can arrest anyone without any warrant. प्रियल। आईपीसी धारा 2C के अनुसार जो वे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाएंगे जो शेड्यूल 1 में बताए गए हैं और जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, गुड। अरे यार तुम लोग बोल रहे थे, मैं अपने ईयरफोन बाहर निकाले हुए थे, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो लगभग सभी को पता है कि क्या होते हैं, उसी में सीआरपीसी सेक्शन 2C में डिफाइंड है, और अकॉर्डिंग टू विच कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच ऑफिसर क्या पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। वेरी गुड, सबको पता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट कंप्लीट, मतलब आपका एडीपीओ का एक माइनर एक्ट कंप्लीट हो गया, और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपकी क्या जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि कल मुझे ये एक्ट पूरा कंप्लीट चाहिए। कल के सेशन में मैं इस एक्ट से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगी, तो आपसे बनना चाहिए। पूरी सातों की सातों सेक्शन की हेडिंग्स सबसे पहले लर्न करना, उसके बाद अंदर 2 4 8 बार पढ़ना, सब याद हो जाएगा। इन्फोर्समेंट डेट, इनेक्टमेंट डेट, एक्ट नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग लर्न करेंगे। अब हम थोड़ा सा सीपीसी का, आज हमें थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सीपीसी का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? अब आई? हाँ मैम, आ रही, बट पीछे का बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप दूसरे लोगों को बोल दीजिए अनम्यूट, मतलब म्यूट अच्छा, कर। जिनके आसपास से बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं वो अपना म्यूट कर लें भाई। क्या से आ रही है आवाज, समझ में नहीं आ रहा। अम्मी चलिए, ठीक है। आप म्यूट कर दीजिए सब। म्यूट ऑल। म्यूट। चलो, कर दिया सबको म्यूट। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जूम पे टाइम बड़ा कम रहता है, जरा में टाइम समझ में नहीं आता, खत्म। चलिए, देखिए, सीपीसी का स्टार्ट तो कर ही लेते हैं, वैसे टाइम तो जाने वाला है। सिविल प्रोसीजर कोड। उनको भी पता है।
सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक तो है। देखिए लॉ जो होते हैं, कानून जो है, दो भागों में डिवाइड किया गया है कानून को। एक तो होते हैं सब्सटेंटिव लॉ और एक तो होते हैं प्रोसीजरल लॉ। ये तो सबको पता है। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो राइट्स और लाइबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, और प्रोसीजरल लॉ वो लॉज होते हैं जहां पर जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको कैसे प्रोसीजर के थ्रू आपको फॉलो करवाना है, वो रूल्स बताया गया होता है, वो प्रोसीजर बताया गया होता है ना। सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइन करते हैं राइट और लाइबिलिटी को, कि कैसे किसी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, क्या उसके दायित्व हैं, उनका डिटर्मिनेशन होता है सब्सटेंटिव लॉ में। और प्रोसीजरल लॉ में प्रैक्टिस, प्रोसीजर और मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स और लाइबिलिटीज। तो जो राइट्स और लाइबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ में दिए होते हैं उनको इन्फोर्समेंट कराने का तरीका बताया जाता है प्रोसीजरल लॉ में। क्लियर है ना, कि राइट्स और लाइबिलिटीज बताए गए होते हैं सब्सटेंटिव लॉ में, और उनका इन्फोर्समेंट कराना है अगर, तो उनके इन्फोर्समेंट कराने का तरीका हम पढ़ते हैं प्रोसीजरल लॉ में, क्योंकि उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि अब आपके जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, इनको आप इन्फोर्स कैसे कराएंगे, वो होता है प्रोसीजरल लॉ में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आपका इंडियन पीनल कोड, ये सब है आपके सब्सटेंटिव लॉ। इनमें हमारे अधिकार बताए हैं, दायित्व बताए हैं। और इनके लिए प्रोसीजरल लॉ क्या है, तो जितने भी सिविल के मैटर्स हैं, सिविल लॉज हैं, जैसे टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये सब आपके सिविल के हैं, तो इसके लिए प्रोसीजरल लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड ये क्रिमिनल है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल लायबिलिटी और क्रिमिनल राइट्स बताए गए हैं, कि मतलब आपके क्या अधिकार होंगे एक अपराध के अगेंस्ट में, कि आपके अगेंस्ट कोई अपराध ना करे, उससे रिलेटेड क्या अधिकार होंगे, और आपके दायित्व तो क्या है दूसरों के प्रति, कि आपसे कोई अपराध ना हो जाए, तो वो आईपीसी में बताया गया है। और उसका प्रोसीजर, कि जो अपराध आपके खिलाफ हो गया है, अब आप उसके लिए जो भी प्रोसीजरल अपना करके उसका आप रेमेडी लेना चाहेंगे, तो वो कहाँ बताया गया है, वो सीआरपीसी में बताया गया है। क्रिमिनल का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी, और सिविल मैटर्स का प्रोसीजरल लॉ है सीपीसी। अब सीपीसी का थोड़ा सा, अब स्टार्ट करने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सीपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो हुआ था 1859 के पहले, ठीक है। बिफोर 1859 कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था। 1859 के पहले तक जितने भी सिविल विधियां थी वो एक यूनिफॉर्म नहीं थी, एकबद्ध नहीं थी, मतलब कहीं पर इकट्ठी नहीं लिखी हुई थी, अलग अलग तरीके से जो है सिविल प्रोसीजर्स के प्रक्रियाएं बताई गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, राजा शासन था। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, पता है ना सबको, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजा शासन था। तो सिविल मैटर्स कभी भी कोई आते थे तो कैसे आते थे, कोई भी पार्टीज हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, वो कहाँ पहुंचे, राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने अपने जो भी पार्टीज आई हैं उनकी समस्या सुनी, और उनकी समस्या के अनुसार कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, तो वो ऑर्डर किंग का रूल बन जाता था, और यही रूल लॉज के फॉर्म में होते थे। तो पहले कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं होती थी कि राजा सीपीसी उठा के देख रहा है। राजा जो है वो कह रहा है अपने दरबारियों से कि भाई जाओ सीपीसी उठा के लाओ, पहले सीपीसी में देखो प्रोसीजर क्या है, उसके हिसाब से केस डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं चलता था, राज दरबार होता था, मामला आया, राजा ने सुना, अपने दरबारियों से डिस्कस किया, एट मूवमेंट 2-3 दिन में प्रोसीडिंग करके उन्होंने फैसला सुना दिया, और जो फाइनल ऑर्डर पास हो गया वो कानून बन जाता था। तो कोई यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं था, है ना, जैसे आज के टाइम पे। कब तक नहीं था, 1859 के पहले तक नहीं था। तो पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड कब बना, 1859 में बना, ये याद रखना है, कभी भूले भटके पूछ लिया तो। द फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड इन 1859। तो उस टाइम पर हुआ करते थे प्रेसिडेंसी टाउन, है ना। प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे, 3 थे। कौन कौन से थे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। तो जो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट्स थी 3।
और इसके अलावा स्मॉल कॉज कोड थे। तो ये जो एक्ट पहला जो यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड बना था 1859 का, तो ये एक्चुअली इन कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। इस कारण से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। तो ये इसमें जो अमेंडमेंट किए गए वो 1877 में अमेंडमेंट किए गए, और 1877 में जो ये अमेंडमेंट किए गए तब ये पूरे ब्रिटिश इंडिया पे लागू हो गया इस अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद 1882 में फिर अमेंडमेंट हुआ, और ऐसे अमेंडमेंट होते रहे समय अनुसार, जैसी जैसी आवश्यकता हमें लगती गई अमेंडमेंट होते गए। फाइनली 1908 में जो आज हम सीपीसी पढ़ते हैं, तो फाइनली जो अमेंडमेंट हुआ 1908 में, जो आज की सीपीसी है ये इनेक्टेड हो गया 1908 में। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इसके बाद दो हुए, 1951 में और 1956 में। उसके बाद लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1999 में और 2002 में। तो जो लास्ट अमेंडमेंट सीपीसी में हुआ है अभी तक, वो हुआ है 2002 में। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है ना, तो इसलिए हम 1908 की डेट्स पढ़ते हैं और 2002 की डेट्स पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो हमारा 1908 का सीपीसी है ये सेटिस्फैक्टरीली आराम से काम किया है अभी तक। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहे प्रोसीजर को लेकर के। तो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हम देखेंगे 1908 के बाद 1976 का हुआ है। इसमें कुछ चीजें जुड़ी थी तो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा जो है, इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव किया गया था। कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? 1976, थोड़ा सा याद रखेंगे। 1908 के बाद अमेंडमेंट 1976। तो 1976 के अमेंडमेंट में रेस जुडिकेटा को इफेक्टिव बनाया गया था। Power to transfer proceedings from one high court to another high court is given to Supreme Court. एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामला स्थानांतरित किया जाएगा, इसका पावर दिया था सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किस में जाएगा मामला। Freedom from attachment of a portion of salary to all salaried employed is granted. पहले क्या होता था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे उनकी सैलरी का एक पोर्शन अटैच करके रखा जाता था ऑलवेज। तो इस अमेंडमेंट से ये जो अटैचमेंट का प्रोविजन था ये खत्म कर दिया गया था कि नहीं भाई, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं आप उनके सैलरी के पोर्शन को अटैच नहीं करोगे, यहाँ से खत्म हो गया था। प्रोविजन ऑफ गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 सीपीसी क्या बात करती है, किसी को याद है? सेक्शन 80 सीपीसी सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स। जब कभी भी हमें सरकार के विरुद्ध या किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध केस फाइल करना होता है तो हमें सबसे पहले सीपीसी की सेक्शन 80 के अंतर्गत उसे 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। तो ये वाला प्रोविजन जो है यहाँ पे इस प्रोविजन को थोड़ा सा लेस स्ट्रिंजेंट बनाया गया था, मतलब कम कठोर बना दिया गया था, क्योंकि तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था तो एक्शन नहीं ले पाते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी पावर्स थोड़े से कम कर दिए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन राइट ऑफ अपील एंड रिवीजन। जो अपील और रिवीजन के राइट है उस पर थोड़े से निर्बंधन लगाए गए। Provisions are being made to ensure the written statement and documents were filled without delay. अब written statement और डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करने में बहुत डिले करते थे, तो उसको लेकर के टाइम लिमिट सेट की गई इस अमेंडमेंट द्वारा कि भाई ज्यादा डिले ना हो प्रोसीडिंग्स में, कार्यवाही लंबी ना चले, क्योंकि बहुत सिविल की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी लंबी चलती हैं। उसके बाद इस अमेंडमेंट का इम्पोर्टेंट जो